मुझे बताओ यार, अगर कोई बॉडी ज्यादा भारी है ना, और एक बॉडी हल्की है, दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा तुम्हारे साथ? किसको रोकना मुश्किल है? भारी को। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई बॉडी भारी है तो वो अब जैसे चल रही है वैसे चलना चाहेगी, हल्की बॉडी भी जैसे चल रही है वैसे चलना चाहेगी, लेकिन कौन ज्यादा दूरी तक अपने हिसाब से चल पाएगी? भारी है। जो हल्की बॉडी है वो ज्यादा दूरी तक नहीं चलेगी। समझ आ गई बेटा? तो इनर्शिया सिर्फ इस दुनिया में एक ही चीज पे डिपेंड करता है बच्चे, वो है मास। इनर्शिया किसी की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इनर्शिया किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इनर्शिया सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है भाई साहब, वो कौन है? मास। ठीक है, वो कौन है? मास। तो अगर रुकी हुई चीज को चलाओगे तो वो रुकने की कोशिश करेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलती हुई चीज को रोकेगे तो वो क्या करेगी बच्चे? चलती हुई चीज को रोकोगे तो वो क्या करेगी? चलने की कोशिश ही करती रहेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो कल अपन ने कई सारे इसके एग्जांपल कर लिए थे, वो डस्ट वाला और वो ये वाला है ना, तो ये 4-5 अपन एग्जांपल कर लिए। अब ध्यान रखना बच्चे, अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर है ना, क्या है मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर। अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म है और सर्कुलर है, इसका मतलब इस मोशन की स्पीड क्या है बच्चे? कांस्टेंट। कॉपी कर लेना बच्चे, स्पीड क्या है इस मोशन की? कांस्टेंट। नहीं बच्चे, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू क्या रहेगी वेलोसिटी की? कांस्टेंट। लेकिन वेलोसिटी की क्या बार बार चेंज होगी बच्चे? डायरेक्शन क्या करेगी? चेंज। तो वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं, क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और ऐसे ही इस मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलोगे बच्चे इस मोशन को? एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट। और किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर। किधर होगी बच्चे? टुवर्ड्स द सेंटर। ये क्यों होती है? क्योंकि कल मैंने आपको बताया, बॉडी बाहर जाना चाहती है लेकिन इसको कोई अंदर खींच रहा है, मतलब एक्सेलरेशन किधर हो गई? इनवर्ड्स। पढ़ना क्लियर है बच्चे? ठीक है अर्शिका? सर ये आपने ये बताया कि जब जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी की वैल्यू तो यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है? चेंज। इसलिए आप वेलोसिटी को क्या बोल देते हैं? वेरिएबल। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो वो मोशन कौन सा मोशन हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन हो गया बच्चे? एक्सेलरेटेड मोशन। एक क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा एग्जांपल दो जबकि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल है। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर डायरेक्शन या सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चे? क्लियर? ठीक, आगे बढ़े। अच्छा, एक बॉडी का मोशन आप किसी पे फोर्स लगाते हो, वो कितनी मूव करेगी, ये किस पे डिपेंड करता है? कितनी फोर्स लगेगी। मान लो कि दो बॉडीज है, उन पे आप बराबर फोर्स लगा रहे हो, तो कौन सी बॉडी ज्यादा तेज चलेगी? जिसपे ज्यादा फोर्स है। सेम फोर्स लगा। मास जिसका ज्यादा है वो कम मूव करेगी, मास जिसका कम है वो क्या मूव करेगी? ज्यादा मूव करेगी। ठीक है, चलो, दो बॉडी चल रही है जिनका मास सेम है, रोकने के लिए दोनों में से किस पे ज्यादा फोर्स लगेगी? वेलोसिटी। जिसकी वेलोसिटी क्या है? ज्यादा। तो किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए तुम्हें हमेशा कितनी चीजें चाहिए? तो एक उस बॉडी का बच्चे मास और एक उस बॉडी की स्पीड, है ना, वेलोसिटी। ठीक है, मैं बोलूं कि रमन बेटा एक बॉडी है जो 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तेरी तरफ आ रही है ना, उसके मन में ये है कि अरे सच में इतनी स्पीड से कोई बॉडी आ रही है तो मेरा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। फिर मैं कहता हूँ कि ये पूछता सर कौन है वो? मैंने कहा बेटा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? नेग्लिजिबल ही एक तरह से 9.1 × 10⁻31 नेग्लिजिबल होता है ना, वो प्रोटॉन का। अब एक इलेक्ट्रॉन आके इसके लगेगा, चाहे वो 500 की स्पीड से लगे चाहे वो 5000 की स्पीड से लगे, इसको कोई चोट पहुंचेगी? नहीं, क्योंकि मास ही नहीं, स्पीड अकेली क्या करेगी?
है ना। और मैं अगर बोलूं कि दिव्यांश अगर मैं तेरी गोली मार दूं तो तेरा क्या होगा, ये बोलेगा सर मैं मर जाऊंगा, है ना। मैं क्या करता हूं, मैं एक बुलेट लेके आता हूं और ऐसे मारता हूं इसको, ये नहीं मरता। क्यों? स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो क्या चीजें मैटर करती है मोशन के लिए? तो एक मास, एक स्पीड, और मास और स्पीड को मिला के एक टर्म बनाई गई है जिसको बोला गया है लीनियर मोमेंटम। क्या बच्चे? लीनियर मोमेंटम। जैसे दो चीजों का रेशियो हो गया, मास हो गया, वेट हो गया, है ना। जैसे आप फोर्स को तो आप देख सकते हो, जैसे वॉल्यूम स्पेस को देख सकते हो, मास अमाउंट ऑफ मैटर को देख सकते हो, है ना। लीनियर मोमेंटम ऐसे कोई देखने वाली चीज नहीं है। लीनियर मोमेंटम का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ, बोलो बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यू ले लो चाहे वी ले लो, वो तो इनिशियल या फाइनल। ठीक है बच्चे, लीनियर मोमेंटम क्या है? सिंपल एक ही चीज है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास पता है और वेलोसिटी पता है तो आपको मोशन के बारे में पता है, बॉडी तेज है या स्लो, है ना। एक ट्रक है ना, ट्रक 20 की स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, बहुत है ना। बाइसिकल 20 की स्पीड से आपकी तरफ आ रही है, आपके लिए बहुत कम है। ठीक है, तो क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए? मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, एक बॉडी को रोकने के लिए कितनी फोर्स लगेगी? क्या ये उसके मास पे डिपेंड करता है? यस यस सर। क्या ये उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? यस। अच्छा, मैं एक और चीज कह रहा हूं, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? अगर इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? इनिशियल मास एंड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मास और फाइनल मास क्या रहता है? सेम। तो m इंटू क्या लिख दूं? u। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा बेटा, बोलो क्या होगा बच्चे? m इंटू v। बोलो बेटे, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू u। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू v। दोबारा बोलो, इनिशियल मोमेंटम m इंटू u, फाइनल मोमेंटम m इंटू v। लीनियर मोमेंटम को शो करते हैं बच्चे किससे? स्मॉल p से। इनिशियल मोमेंटम होता है स्मॉल p i, फाइनल मोमेंटम होता है स्मॉल p f। अब चला दे यार जैसे, सर ये इसका सिंबल है। हाँ जी बच्चे, सिंबल। ठीक है। अच्छा यार एक चीज बताओ, एक बॉडी 10 की स्पीड से चल रही थी, उसकी स्पीड 50 हो गई। एक बॉडी 10 की स्पीड से चल रही थी, उसकी स्पीड 20 हो गई। किसमें फोर्स ज्यादा लगा है? पहली 10 से 50 हो गई, मास दोनों में सेम है। पहली 10 से 50 हो गई, दूसरी 10 से 20 हो गई। किसमें फोर्स ज्यादा लगी? 50 वाली, है ना। तो एक्चुअल में बच्चे क्या होता है, मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करता फोर्स, किस पे डिपेंड करता है? आप उस मोमेंटम को कितना क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। कितना क्या कर रहे हो? चेंज। एक बॉडी 100 मोमेंटम से चल रही है, मैं उसका मोमेंटम 90 कर देता हूँ। एक बॉडी 100 के मोमेंटम से चल रही है, मैं उसका मोमेंटम 0 कर देता हूँ। तो किसमें फोर्स ज्यादा लगी? 100 से 0 वाले में, है ना। मैंने उस पर ज्यादा फोर्स लगा के वेलोसिटी को क्या कर दिया? 0। बात समझ आई? मतलब जितना ज्यादा मोमेंटम को चेंज करोगे उतनी ही ज्यादा क्या लगानी पड़ेगी? क्या लगानी पड़ेगी? समझ आ गई? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके। कन्वल अपनी स्पीड को 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर लेती है 10 सेकेंड्स। ठीक है। सुपन 0 से 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड करने में 20 सेकेंड्स लेती है। कन्वल कितनी सेकेंड्स ले रही है? सुपन 20। कौन ज्यादा फोर्स लगा? सुपन की स्पीड 20 सेकंड में बढ़ रही है, कन्वल की स्पीड 10 सेकंड में बढ़ रही है। फोर्स किसमें ज्यादा? समझ आ गई? मतलब फोर्स मास वेलोसिटी के साथ साथ एक और चीज पे डिपेंड करती है। वो कौन है? टाइम। वो कौन है? वो कौन है? टाइम। टाइम कम लोगे तो फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा। टाइम ज्यादा लोगे तो फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? कम। फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? कम। जब आप गिरते हो तो आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम से 0 हो जाती है। सही है गलत? जब आप गिरते हो तो आपकी वेलोसिटी जो भी होती है वो गिरने के बाद क्या हो जाती है? 0। गिरे हुए इंसान की वेलोसिटी क्या होती है? 0। समझ आ गई आज? ठीक है, गिरे हुए इंसान की वेलोसिटी कितनी होती है? 0। मान लो नीचे हम क्या करें, बेड रख दें, है ना, बेड रख दें, फोम रख दें, मैट्रेस रख दें। अगर मैं इस फ्लोर पे गिरूं और मैं मैट्रेस पे गिरूं, कहां पे मेरी बॉडी पे फोर्स ज्यादा लगेगा? क्यों?
क्या हुआ फिर? मास वो भी सेम लगा रही थी, तो सेम वो भी तो लगा रही थी फोर्स। अब सुनो ध्यान से, जब मैं फ्लोर पे गिरा, ये मेरी बॉडी है, फ्लोर पे लगी, टाइम कितना लगा फ्लोर में और मेरे कांटेक्ट में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। सारी की सारी फोर्स 1 ही सेकंड में मेरी बॉडी पे लग गई। लेकिन जब मैं फोम पे गिरा, है ना, फोम क्या है? सॉफ्ट है, मेरी बॉडी कैसे जाएगी फोम पे? फिर मैंने सोचा टाइम लगेगा ना? यस और नो? तो जो फोर्स मेरी बॉडी पे लगनी थी वो एकदम से दिवांश नहीं लगी। इस चश्मे को रख दे बेटा, इतनी तो मैं गाड़ी में वाइपर नहीं मारता जितने चश्मे साथ थे। कभी ये कभी वो, क्या हो, बहुत सुंदर लग रहा है भाई, सब देख लो बेटा, खड़ा हो जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस सिर्फ आपकी कार में खड़ी होती है, फिर वो लगता है कि आप आए नहीं। सुनो, समझ आ गई बच्चे? मैट्रेस पे जो टाइम है फोर्स लगने का वो क्या हो गया बच्चे? ज्यादा। तो फोर्स क्या हो गई? डिवाइड। जो फोर्स 1 सेकंड में लग रही थी वो फोर्स 2, 3, 4 सेकंड में लगी। ठीक है? क्रिकेट की जो नॉलेज रखते हैं तुम्हें पता होगा, जब कैच लिया जाता है बच्चे तो हाथों को जब बॉल लगती है क्या रखा जाता है? सॉफ्ट। क्या रखा जाता है? सॉफ्ट। अगर हाथों को हार्ड रखोगे तो बॉल यहाँ लग के बाहर आ जाएगी, पकड़ नहीं पाओगे। या फिर कैच करने का सही तरीका ये होता है, बॉल के साथ आप हाथों को पीछे लेंगे, है ना? जो क्रिकेट नहीं खेलते आपने देखा वो ऐसे खड़े रहते हैं ना, बॉल यहाँ लगती है और ऐसे होता है नहीं। अब यहाँ जब तुमने ऐसे बॉल पकड़ी, आपको 1 सेकंड लगी। क्या लगी बच्चे? आपको 1 सेकंड लगी, बॉल यहाँ लगी, हाथ पे चोट लगा के बॉल उधर चली गई ना? अगर आप उसको क्या दे दो बच्चे? 1 से ज्यादा टाइम दे दो, तो जो फोर्स एक झटके में लगी उस फोर्स को क्या लगेगा बच्चे? अब टाइम। और फोर्स और टाइम एक दूसरे के क्या हो गए? इनवर्स हो गए। क्या हो गए? अब तेजस के मन में ये सवाल आ रहा है, कहता कैच ऐसे भी तो लेते हैं, है ना, लेकिन ऐसे कैचेस छूटने के चांसेस क्या रहते हैं? ज्यादा। प्लस बॉल क्या लगेगी बच्चे? हार्ड, बहुत जोर से आके क्या लगेगी? हाथों पे लगेगी। आप उस फोर्स को सहन कर सकते हो तो कोई बात नहीं। एक ग्लास का कंटेनर कारपेट पे गिरे नहीं टूटता है, फ्लोर पे गिरे टूट जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या हो गया बच्चे? फ्लोर पे कम, फोर्स क्या लगेगी? ज्यादा। टाइम ऑफ इम्पैक्ट मैट्रेस पे क्या हो गया? कम, फोर्स क्या लगेगी? सॉरी, टाइम क्या हो गया? ज्यादा, तो फोर्स क्या लगेगी? तो लिखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सर ये जो लॉ कर रहे हैं न्यूटन के, मतलब कंबाइंड लॉज है या फिर सिर्फ मोशन के लॉ? न्यूटन के बहुत सारे लॉज थे, इसमें से हम सिर्फ मोशन के लॉज न्यूटन एक साइंटिस्ट, न्यूटन जी और फिर नहीं चल रहा है। ये लगातार चलता रहता है क्या? जब चलता है ओके बेटा, ये ऐसे तो पहले भी कर रहा था, लगातार ब्लिंक ही करती है मुझे, लगातार रहती है। कल भी तुम लोगों ने ऐसे ही किया था ना। ओके, लिसन केयरफुली बेटा, एवरीवन लिसन केयरफुली। अब क्या हुआ? न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द rate of change in momentum, the rate of change in momentum is directly proportional to the force applied. The rate of change in momentum is directly proportional to the force applied on the body, is directly proportional to the force applied on the body, and the change takes place
and the change takes place in the direction of force. And the change takes place in the direction of force. And the change takes place in the direction of force. समझ आ गई बच्चे? ठीक है. रेट ऑफ का मतलब होता है किससे डिवाइड करना? टाइम से. किससे डिवाइड करना? अगर मैं बोलूं रेट ऑफ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड. अगर मैं बोलूं रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या हो गया? वेलोसिटी. अगर मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो क्या हो गया? वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या होता है? एक्सेलरेशन. क्या हो जाएगा? समझ आ गई बच्चे? क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन. क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए. आगे बढ़ेगा? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा. ठीक है, ध्यान से सुनना. लॉ कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी का मतलब, डेल्टा वर्ड का मतलब होता है चेंज. क्या मतलब होता है? चेंज. ये ट्रायंगल किसी के आगे लगा दो तो इसका मतलब क्या होता है? चेंज. समझ आ गई बच्चे? जैसे हम कर रहे थे ना, स्लोप की वैल्यू क्या थी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो आप y2 माइनस y1 को क्या लिख सकते हो? डेल्टा y. क्या लिख सकते हो? चेंज इन विच एक्सिस? y. एंड दिस इज चेंज इन विच एक्सिस? x. सर ये अल्फा बीटा गामा वाले में था ना? सर पिछले साल इंटीग्रेशन. हाँ कुछ था शायद. लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर उसमें. ओके, सुनो बच्चे, क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? सही लिखी है मैंने तुम्हारे हिसाब से जो तुमने लिखी है. रेट ऑफ चेंज मतलब किससे डिवाइड करो इसको बच्चे? टाइम. तो जितना मोमेंटम चेंज ज्यादा करोगे उतनी फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा. जितना टाइम ज्यादा लोगे उतनी फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? कम. मतलब जितनी वेलोसिटी में चेंजेस ज्यादा आएंगे उतनी फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? अनिता जी, उतनी फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? जितना वेलोसिटी ज्यादा चेंज होगी फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा. जितना टाइम ज्यादा लोगे उतनी फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? कम. क्लियर है? ये तो हमें आता है. अच्छा, ये साइन हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा बच्चे? कांस्टेंट. अच्छा, डेल्टा पी को क्या मैं लिख सकता हूं? एम वी माइनस यू. कोई दिक्कत है तो बताइए. एम वी कौन सा मोमेंटम है? फाइनल. एम यू कौन सा है? इनिशियल. एम वी कौन सा है? फाइनल. एम यू कौन सा है? इनिशियल. इसको किससे डिवाइड कर दूं बेटा? टाइम. सर के कांस्टेंट क्या चीज है? बता. F इक्वल्स बेटा जब भी प्रोपोर्शनल. अच्छा देखो, सुन बच्चे, मान ले आपका और मेरा जो वेट है उसका रेशियो है 1:2. क्या इसका मतलब ये है कि आपका वेट 1 kg है, मेरा वेट 2 kg? नहीं ना. हमारे एक कॉमन क्या होगा? मल्टीपल होगा. उस कॉमन मल्टीपल को हम क्या बोलेंगे? x. लेट दैट कॉमन मल्टीपल बी x और x की वैल्यू है 40. तो आपका वेट अगर 40 है तो मेरा वेट कितना हो गया? 80. ऐसे ही एक कांस्टेंट होता है आपका कॉमन मल्टीपल. क्या होता है? कॉमन मल्टीपल. मतलब फोर्स और ये चीज बराबर तब होगी जब हमेशा हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? k से. प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि कोई अगर 10 बढ़ रहा है तो दूसरा भी 10 बढ़ेगा. हो सकता है पहला 10 बढ़े तो दूसरा 20 बढ़ जाए. मैटर करता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा. कितना बढ़ेगा ये पता नहीं. समझ आ गई? अब अगर दोनों चीज बराबर बढ़ रही है तो k की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे? 1. क्या लेके चलेंगे? 1. अगर ये डबल हो रहा है, ये 4 टाइम्स हो रहा है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 या स्क्वायर ऐसे करके चीजें. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यूज होती है. अच्छा, इनसे क्या कॉमन निकालो बच्चे? अंदर क्या रह गया? u अपॉन नीचे क्या है? t. और k की वैल्यू मैंने क्या रख ली बच्चे? 1. ठीक है, ओके. v माइनस यू अपॉन टी कोई फॉर्मूला होता है किसका? तो फॉर्मूला क्या बन गया? F इक्वल्स टू m इंटू a. ये बेटा सेकेंड लॉ की क्या है? डेरिवेशन. मैथमेटिकल डेरिवेशन. सेकेंड लॉ की ये मैथमेटिकल डेरिवेशन. सेकेंड लॉ की ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है. कौन सी?
F proportional to delta P upon T, वैल्यूज पुट करो, mv minus u by t, m into a। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं आगे बढ़े। सर अभी चलो वीडियो देख लेना बेटा। हो गया, कॉपी हो गए। F इक्वल्स टू m इंटू ए, इसको याद, वैसे तो यार सॉफ्टवेयर याद हो जाता है, तब तक देखता रहे। इसको याद करते थे फादर इक्वल्स टू माँ, ठीक है, फादर इक्वल्स टू माँ, ठीक है। F इक्वल्स टू m में फादर इक्वल्स टू माँ, वैसे ही बकवास है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू फादर इक्वल्स टू माँ, माँ मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं भी ऐसे बोलूं, ठीक है, मुझसे क्या कैसे की बोल रहा है? मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। काफी है बेटा, तो सही बोलता है ना, आप जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? तू क्या समझ क्या है दिमाग में? काफी है ना, फिर ऐसे क्यों बोल रहा है? चलो इधर देखो बच्चे, क्लियर है बच्चे, समझ आ गया, मेन समझ आ गया, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम बेटा, जानबूझ के थोड़ा बहुत ऐसे करते हैं, सुबह से परेशान हो, स्कूल ट्यूशन, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझिए। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अब अपने को दो सिचुएशन क्लियर हो गई। एक, जितनी वेलोसिटी चेंज होगी उतनी फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा। एक, जितना टाइम ज्यादा हो रहा है उतनी फोर्स क्या लगानी पड़ेगी अपने को? हाँ, ये न्यूटन का कौन सा लॉ था? सेकेंड लॉ। पहला लॉ बताता है फोर्स क्या है, दूसरा लॉ बताता है फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। F इक्वल्स टू m इंटू ए। ओके, यूनिट बताओ क्या होगा फोर्स का? मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स के बारे में सारी जानकारी तुम्हें किसने दी? न्यूटन ने। तो इसका यूनिट क्या लिख दिया गया बच्चे? न्यूटन। स्मॉल एन से यूनिट, कैपिटल एन से रिप्रेजेंटेशन। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलना है? न्यूटन। क्या बोलना है बच्चे? न्यूटन। इक्वेशन आता है बहुत बार, डिफाइन 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन मतलब केजी कितना रखना है बच्चे? 1। और मीटर कितना रखना है? सेकेंड स्क्वायर कितना? 1। कोई डिफाइन करेगा 1 न्यूटन क्या होगा? 1 न्यूटन इज द फोर्स अप्लाइड बाय अ मास या ऑन अ मास ऑफ 1 kg to produce a acceleration of 1 meter per second square। ये देखो दो तरीके से हो सकता है, विभाजन कर लेते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है। अगर 1 kg पे फोर्स लगाओ और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए तो फोर्स कितनी है? 1 न्यूटन। अगर 1 kg बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चल रही है तो उस पे फोर्स कितनी लग रही है? 1 न्यूटन। समझ आ गया बच्चों? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। क्वेश्चन आता है ये कौन सा यूनिट हो गया बच्चे? कौन सा यूनिट हो गया? ये SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट हो गया किसका? फोर्स को। किसका? फोर्स का। अगर फोर्स का CGS यूनिट लेना, न्यूटन आदमी था या औरत थी? जब आदमी फेमस हो जाए, और न्यूटन तो कितना फेमस था? थोड़ा या बहुत? बहुत या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा, है ना? न्यूटन बहुत ज्यादा क्या था? फेमस। अगर बंदा बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा तो उसके कौन घूमेगा? उसके आजू बाजू डायंस। कौन घूमेंगे बच्चे उनके आगे? मुझे बात ही नहीं कर रहा मैं। अगर कोई बंदा ज्यादा फेमस हो गया तो उसके अराउंड कौन घूमने लग जाएंगी? डायन घूमने लग जाएंगी। तो CGS का यूनिट क्या होगा? डायन। क्या होगा? क्या होगा? डायन। क्लियर है बच्चे? अच्छा, डायन का मतलब केजी को किस में चेंज करना है बच्चे? ग्राम में। मीटर को किस में रखना है बच्चे? सेंटीमीटर में। और सेकंड का रहेगा सेम सेकंड स्क्वायर, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि सेकंड का कोई CGS यूनिट नहीं होगा। मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड्स स्मॉल यूनिट्स है, दे आर नॉट CGS यूनिट्स। तो क्या लिखूं बच्चे यहाँ पे अब मैं? सेंटीमीटर।
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ग्राम कितना 1, सेंटीमीटर कितना 1। ओके, तन्मय 1 डाइन को डिफाइन कर। दिमाग में जो डाइन चल रही है उसको नहीं, 1 डाइन होती है कोई रिश्तेदार, टीचर, घर पे कोई। हाँ जी सर ये क्या बनता है इस लड़की मैं बोले बोलो। 1 डाइन इज द 1 डाइन इज द 1 डाइन इज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ मास ऑफ 1 टू प्रोड्यूस अ एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चे, क्लियर है? क्लियर है? इंपॉर्टेंट कर रहे हो ना कॉपी ये? करो करो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा कि न्यूटन इतना फेमस था कि उसके पीछे एक डायन नहीं, हजारों, और शायद हजारों भी नहीं, लाखों डायन है उसके पीछे। न्यूटन के पीछे कितनी डायने थी बच्चे? लाखों। कितनी डायने थी न्यूटन के पीछे? लाखों डायने थी न्यूटन के पीछे। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है गलत? साथ साथ करते जाओ, सही गलत सही। बेटा 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे? 1 न्यूटन की। अच्छा, 1 न्यूटन इक्वल्स टू, इसको क्या बोलोगे? चेक कर लो, क्या बोलोगे इसे? मैंने अभी भी क्या बोला था? 1 न्यूटन के पीछे कितनी डायने हैं? लाख। है ना? क्लियर है? 1 न्यूटन के पीछे कितनी डायने हैं बच्चे? लाखों डायने हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डायन। कई बार रमन नहीं कहता था चौड़ चौड़ में से, है ना, मेरे पीछे तो लाखों डायने हैं। ठीक है, न्यूटन के पीछे सच में थी बच्चे। ठीक है क्या? अभी जो न्यूटन के पीछे सच में कितनी? 10⁵ डायन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इस पे क्वेश्चन आता है। रिलेशन बिटवीन SI एंड CDS यूनिट। सर इसमें हमने सिर्फ 1 न्यूटन को 10⁵ लिखना है, सारा सॉल्व करके पूरा सॉल्व करते हैं। अगर 2 नंबर में पूरा सॉल्व करना है, अगर सिर्फ MCQs है तो इस पे बैठो। बहुत बार बच्चे पता है क्या करते हैं? 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1000 डाइन लिख देते हैं, क्योंकि ज्यादातर वो कन्वर्जन 1000 वाली होती है ना, तो गलती से 1000, या कईयों को आदत होती है 10⁻7 कर देते हैं। करोड़ों डायने नहीं है न्यूटन के पीछे, सिर्फ कितनी डायने है बच्चे? लाख। बाल से अजीब से देखा, थोड़ा बहुत तो फिर फर्क पड़ेगा। क्लियर बच्चे? समझ आ गई? अब नहीं है, तब तो कुछ ना कुछ तो था। तो यार यहाँ मैंने देखा है ब्लू कलर का कुछ था, पेन जो। चलो छोड़ो, सॉरी बच्चे, मुझे लगा कुछ था। सुनो बच्चे, लिसन एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। देखो बच्चे, न्यूटन का सेकंड लॉ जो अपना था वो लगभग अपना कंप्लीट हो गया। उसमें यही चीजें थी। एक चीज जो न्यूटन के लॉ में और है, लीनियर मोमेंट में, ध्यान से, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि मास बॉडी का क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, तो न्यूटन लॉ जहां लिखा है वहां लिख लो, assumption is mass is always constant। लिखो, assumption is, सेकंड लॉ में जहां सेकंड लॉ लिखा है वहां लिख लो, assumption is mass is always constant। Mass is always constant। Mass is always constant।
क्या हो गया? कुछ बोल रहे हैं? कुछ चांटा मारो, ठीक है ना, फालतू बकवास की। तो सुनो इधर, मास इज कांस्टेंट और मास इज नॉट कांस्टेंट। ध्यान से सुनो, तुम्हें तो आज तक यही पता है ना कि मास हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या किसी को ये पता है कि मास कांस्टेंट नहीं होता, मास चेंज हो जाता है? नहीं, है ना? ठीक है। अब अगर कोई बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम है, सी मतलब किसकी स्पीड? स्पीड ऑफ, बोलो बच्चे, स्पीड ऑफ कितनी होती है लाइट की स्पीड बेटा? 8 मीटर पर सेकंड। क्या दुनिया में कोई चीज स्पीड से चलती है लाइट को छोड़ के? दुनिया में जितनी तेज लाइट है उसके सिवाय कोई नहीं। इवन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड लाइट की स्पीड से 1/10 है। स्विच ऑन करते कितनी जल्दी चल जाती है ना बिजली, ये पंखे कितनी जल्दी चल जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड 1/10 है। किसकी? लाइट की स्पीड से। किसकी स्पीड से बच्चे? लाइट की स्पीड से 1/10। ठीक है। तो अगर बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड से कम है तो मास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो डेल्टा पी, हाँ जी, एम के आगे डेल्टा लगाऊं या ना लगाऊं? नहीं, क्यों? मास इज ऑलवेज, मास चेंज नहीं होगा, सिर्फ कौन चेंज होगा बच्चे? वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड से बहुत कम पे चल रही है तो चेंज इन मोमेंटम में सिर्फ किसको चेंज करोगे? वेलोसिटी को, क्योंकि मास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो मैं क्लियर बच्चे? मास कर दिया, मास हमेशा क्या रहेगा बच्चे? कांस्टेंट। मास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। समझ आ गई? लेकिन अगर कोई भी बॉडी लाइट की स्पीड से चल रही है, आगे आने वाली क्लासेस में अगर साइंस लोगे तो पढ़ोगे, आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसने बोला अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड से चल रही है ना तो मास किस में चेंज हो जाएगा? एनर्जी। मास किस में चेंज हो जाएगा? एनर्जी। मास किस में चेंज हो जाएगा? एनर्जी। ठीक है। वैसे ही बता रहा हूं समझने के लिए, सौखा समझने के लिए। आइंस्टाइन के हिसाब से कि जब सूरज से पार्टिकल्स चले थे तो उनका कुछ मास था। क्या था उनका? मास। लेकिन वो किसकी स्पीड से चल रहे थे? 3 × 10⁸। अगर वो 3 × 10⁸ की स्पीड से चल रहे थे तो उनका सारा मास किस में चेंज होने लग गया? एनर्जी में। धरती तक आते आते सारे का सारा मास किस में चेंज हो गया? एनर्जी। इसलिए सूरज से जो लाइट और वो मिल रही है, या ये जो बल्ब वगैरह से लाइट वगैरह होती है, इनका कोई मास नहीं होता, एनर्जी का कोई मास नहीं होता, क्योंकि एनर्जी किससे बनी है? मास से। जब मास किस स्पीड से चल रहा था? लाइट की स्पीड से। तो मास किस में चेंज हो गया? एनर्जी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? इसका थोड़ा सा पार्ट हम अगले साल पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि अगर V और C बराबर हो जाए तो मास कांस्टेंट नहीं होगा। तो डेल्टा P जब लिखेंगे तो किसके आगे डेल्टा लगाऊं बच्चे? M के आगे भी, और किसके आगे डेल्टा लगाऊं? V के आगे। तो फोर्स दो चीजों में काम करेगी उस टाइम, मास भी चेंज करने में और वेलोसिटी भी। सर बट जैसे बॉडी की स्पीड लाइट में कब होगी? कभी नहीं होगी। वो सिर्फ थ्योरेटिकल लाइट के लिए, प्रैक्टिकली तो हमेशा की। फिर वो भी होता है जब है नहीं। तो समझ तो होनी चाहिए ना, आगे तो पढ़ोगे ना करना, अगले साल पढ़ोगे। आगे तो पढ़ेंगे सर, बट जब वो चीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। मैं कराता हूँ। न्यूक्लियर बॉम्ब में कितनी एनर्जी होती है? थोड़ी बहुत। आज तक नहीं देखा जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, वो हर रोज बता रहे थे ना, ये बंकर में घुस जाओ, ये हो जाओ, इंडिया है ना। सुनो ध्यान से, अगले साल हम लोग पढ़ेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी भी पढ़ रहे हो? बैलेंस करने के लिए ऐसी इक्वेशन को जो उसको कह रहा है ना वो मैं तेरे साथ करूंगा, समझ आई ना? इधर सुन ले ध्यान से, देख इधर। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियर, यूरेनियम वगैरह की, वहां मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट में 0.0001 का डिफरेंस आता है। क्या आ जाता है? 0.01 का डिफरेंस। हमें लगता है यार इतने से डिफरेंस से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि इतना सा मास किसमें चेंज हो गया? एनर्जी। और उतनी सी एनर्जी ही क्या होती है हमारे लिए? तो बहुत ज्यादा।
तो जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जब न्यूक्लियर चेंजेस आते हैं, तो न्यूक्लियस से जो भी चीज बाहर निकलेगी उसकी स्पीड किसके बराबर होगी? लाइट के बराबर। तो जितना मास बाहर निकलेगा वो किस में चेंज हो जाएगा? एनर्जी में। और अगर वो एनर्जी में चेंज हो गया तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बहुत डेंजरस। लेकिन हम उसको किसके लिए यूज कर रहे हैं? अच्छे पर्पस के लिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बन रहे हैं जिनसे उस एनर्जी को यूज करके क्या बनाया जा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनाया जा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ गई बच्चे? तो ये आपका थ्योरेटिकल है, ये आपका क्या है? प्रैक्टिकल। समझ आ गई? क्लियर है? अब पहले तो होमवर्क लिख लो बच्चे। होमवर्क आपका क्या है? 2C। अरे हो क्या बोलेगा? होमवर्क है आपका बच्चे 3rd C न्यूमेरिकल 1 to 12। फॉर्मूलाज यूज होंगे F इक्वल्स टू M इंटू A, P इक्वल्स टू M इंटू B और M इंटू U। चेंज M V माइनस M U। ये फॉर्मूलाज यूज होंगे बच्चे। बाकी तुम्हारे वो फॉर्मूला जो है 3, V इक्वल्स टू U प्लस AT, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड B स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये तो यूज होने हैं और ये फॉर्मूला यूज। सर 2 से नहीं करना। ठीक है बच्चे? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं नहीं, अगर उसके नीचे टी लिख रहे तो आएगा, इसके नीचे नहीं तो नहीं। ठीक है? क्लियर है बच्चे? ओके। क्या करेंगे हम सबसे पहले? चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे सेल। ठीक है? सेम उसी ऑर्डर में चलेंगे। सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? सेल। हाँ जी बच्चे, 15 मिनट है तो उतना। तो सेल चैप्टर के यहाँ पर 3 डायग्राम है जो अपने लिए, एक्चुअल में 2 डायग्राम है जो अपने लिए बड़े जरूरी है बनाने के लिए। पहला किसका डायग्राम बच्चे? बोलो। न्यूक्लियस का। और दूसरा किसका डायग्राम बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। चाहे रफली बना लेना आप। ठीक है? न्यूक्लियस के डायग्राम में बताओ सबसे पहले क्या बनाएंगे आप? इसकी आउटर दीवारें, है ना? कितनी बनाओगे? 3 बना दी? हाँ जी बच्चे, ठीक है। सेंटर में कौन आ गया? न्यूक्लियोलस। बोलो कौन आ गया सेंटर में? न्यूक्लियोलस। और ये सब क्या है आपके? क्रोमेटिन फाइबर्स। क्या है बच्चे? क्रोमेटिन फाइबर्स। ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बोलो क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बोलो दोबारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर ओर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर ओर। न्यूक्लियर ओर। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ये हो गया हमारा क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स। हाँ जी बच्चे। और ये है न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्म जो भी बोलते हैं। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ऑल सेलुलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। All cellular activities are controlled by nucleus. Nucleolus क्या बनाता है? Ribosomes. Nucleolus क्या बनाता है? Ribosomes. Which help in protein synthesis. Nucleolus क्या बनाता है? Ribosomes. Which helps in protein synthesis. Chromatin fibers क्या कैरी करता है? DNA. Heredity characters या genes हमारे कौन कैरी करता है? जीन्स, DNA। ठीक है? यूनिट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। बुक में था। क्या बोलते हैं यूनिट ऑफ डीएनए को? न्यूक्लियोटाइड। यूनिट ऑफ डीएनए, यूनिट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। कहां होता है डीएनए? इन द क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स कहां होते हैं? इन द न्यूक्लियस। इन द न्यूक्लियस का डायग्राम आना है 2 से 3 नंबर में, पक्का हो जाएगा बच्चे। ठीक है? क्या कहते हैं इसको? कंट्रोल सेंटर, सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सारा डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है? ऐसे ही एक डायग्राम बनता है बच्चे अपने पास किसका बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है? इंटरनल लेयर और कौन सी? एक्सटर्नल लेयर। ठीक है? लेकिन इसमें ये बनाएंगे बेटा,
ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन। और जो ये फोल्ड्स है इनको क्या बोलते हो, क्रिस्टे। क्या बोलते हो, क्रिस्टे। CRISTAE, बोलो CRISTAE। किसको बोलते हैं, क्रिस्टे। इनर फोल्ड्स को किसको बोलते हैं, क्रिस्टे। इनर फोल्ड्स को किसको, इनर फोल्ड्स को बच्चे, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होते हैं, किसी के ऊपर ऐसे डॉट्स आ जाए तो समझ लो वो क्या है, राइबोसोम्स। क्या है, राइबोसोम्स। और अंदर इसके जो होगा उसको क्या बोलोगे, क्या, देखो, आउटर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे, इनर मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, मैट्रिक्स। देखो इसको इनर मेम्ब्रेन मत मार्क कर देना, इसको कर देना, ठीक है, क्योंकि ये जो फोल्ड्स है ना इनको प्रॉपर्ली क्या बोलना है आपने, क्रिस्टे। क्या बोलना है, क्रिस्टे। क्रिस्टे, राइबोसोम्स, आउटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम, पावर हाउस ऑफ सेल। सेलुलर रेस्पिरेशन कौन कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेटरी एंजाइम कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे एंजाइम हार्मोन कौन बनाता है, गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस। रेस्पिरेटरी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बनाता है, लाइसोसोम। बोलो ध्यान दो, डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बनाता है, लाइसोसोम। रेस्पिरेटरी, माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे एंजाइम हार्मोन, गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपरेटस। वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ आ गया बच्चे, तो क्लियर है। अब कई बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का न्यूक्लियस के साथ पूछ लेते हैं, तो न्यूक्लियस के साथ ऐसे बना दो। अगर ये कौन सी है, स्मूथ, और इस पे ये होगा तो ये कौन सा हो जाएगा, रफ। ये राइबोसोम। समझ आ गई बच्चे, दो डायग्राम क्लियर हो गए बच्चे, ठीक है। दिक्कत है तो बताइए, मैं पक्के जो क्वेश्चन है ना वो बता रहा हूँ। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में से एक का डायग्राम पुराने पेपर के हिसाब से एक का डायग्राम ज्यादातर आया। पीडीएफ बच्चे प्रिंट करके दे देंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें मैं मुझे बिल्कुल अच्छे से याद हो। 10th का चल रहा है काम, 10th का होते ही तुम्हारा 9th का थोड़ा उसमें क्लियर हो गया बच्चे। ये चीज क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़े। अब दो क्वेश्चन आपके पास, एक है आपका क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बताने के बाद भी इसमें इतनी ही दिक्कत है कि तुम इसको रिवर्स लिख देते हो। रिवर्स लिखा था ना एक बार, आपने भी लिखा, रिवर्स लिख देते हो। ये सबसे बड़ी अपनी मुसीबत है, ठीक है। जिन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया है बायो का, उनके लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि वो पहली बार दे रहे हैं तो और भी औखा हो गया, क्योंकि पढ़े तो वो है नहीं। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की जब आप बात करते हो तो ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने उस दिन भी याद करने का तरीका बताया था। यूकैरियोटिक मतलब यू, आप लोग, ठीक है। यूकैरियोटिक मतलब आप लोग। क्या आपके अंदर न्यूक्लियस है, यस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या लिखोगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यस, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स हमारे क्या है बच्चे, लार्ज। क्या है, लार्ज। और डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड। सारी अच्छी चीज हम में है, क्योंकि हम क्या है, यूकैरियोटिक। हम क्या है, यूकैरियोटिक। तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, सम और वेरी फ्यू। राइबोसोम्स लार्ज, क्या होगा, स्मॉल। और डीएनए क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड। डीएनए क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड। 2 नंबर का पूरा चांस है क्वेश्चन आने का। न्यूक्लियस एब्सेंट प्रेजेंट की जगह वर्ड लिखा करो, नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। ये आपने भी उल्टा लिखा था, है ना, नहीं लिखना। यूकैरियोटिक आपका सेल, प्रोकैरियोटिक पराया सेल। यूकैरियोटिक हमारा सेल, प्रोकैरियोटिक पराया सेल। हमारे पास न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होगी, राइबोसोम्स बड़े, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। एक जैसे मैंने क्वेश्चन डाला था, चांसेस हो जाते हैं कई बार। प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम, प्लांट और एनिमल सेल की पहचान एक ही तरीके से होती है। अगर 2 दीवारें हैं तो कौन है, प्लांट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। अगर एक ही है तो क्या है, एनिमल सेल। क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन। अब कईयों ने पता है क्या लिखा, yes it is plant cell because cell membrane is present।
तो अभी जो सेल मेम्ब्रेन तो बेटा दोनों में होगी, है ना, प्लांट में भी होगी और किसमें होगी, एनिमल में भी। किसमें अकेली सेल वॉल होती है, कौन से सेल, कौन से में, प्लांट। प्लांट में दो चीजें जो अकेली प्लांट में होती है, तीन, पहला सेल वॉल, दूसरा प्लास्टिड, तीसरा वैक्यूल्स आर लार्ज। बोलो दोबारा, पहली प्लांट में सेल वॉल, दूसरा प्लास्टिड, तीसरा वैक्यूल्स आर लार्ज। एनिमल सेल में क्या होगा, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, बस। और कोई भी चीज एनिमल सेल में प्लांट सेल से एक्स्ट्रा नहीं है। कौन, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। सिर्फ इनिशिएट सेल डिवीजन वाला क्या? यही करता है, सेंट्रोसोम इनिशिएट करता है सेल डिवीजन। तो सेल वॉल प्लांट सेल में नहीं होगी, वैक्यूल्स या तो स्मॉल होगी या क्या होगी, एब्सेंट। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा। और दोबारा बता रहा हूं, इनिशिएट सेल डिवीजन, सेंट्रोसोम का फंक्शन बहुत बार पूछा गया है ना, बोलो, सेंट्रोसोम क्या करता है, इनिशिएट सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम इनिशिएट सेल डिवीजन। क्रोमोसोम कैरीज जेनेटिक कैरेक्टर्स, कैरीज डीएनए, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कैरीज हेरिडिटी कैरेक्टर्स, कैरीज जीन्स, कुछ भी लिख सकते हो। समझ आ गई। क्रोमो और सेंट्रो में फर्क है। सेंट्रो क्या कराएगा, सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स क्या कैरी करेंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सेंट्रोसोम है नियर द न्यूक्लियस, क्रोमोसोम है इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम है इन द न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम है नियर द नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन कॉमन सा कई बार आ जाता है कि सेल छोटा क्यों है, ताकि सेल टू सेल कम्युनिकेशन क्या हो जाए, इजी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल क्या हो जाए, इजी। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है। अच्छा, क्या सेल ज्यादा होने जरूरी, कोई बड़ी बॉडी है तो उसका सेल बड़ा होगा बच्चे, नहीं। नंबर ऑफ सेल्स उसमें क्या होंगे, ज्यादा। क्या होंगे, ज्यादा। क्या सेल की शेप उसके फंक्शन को रूल करती है, यस। जैसे आरबीसी की शेप क्या होती है, डिस्क लाइक, बाइकनकेव, तो वो इजीली कहां से पास कर सकता है, ब्लड वेसल से। नर्व सेल्स बच्चे दूर तक कम्युनिकेशन क्या होते हैं, लॉन्ग। क्या होते हैं, कौन से सेल्स, नर्व सेल्स। कौन से सेल्स, नर्व सेल्स। तो नर्व सेल का डायग्राम बना, सुंदर सा नर्व सेल का डायग्राम बना। ये चाय आ रही है बेटा, पकौड़े मंगवाए आपने। सिर्फ पकौड़े नहीं सर। यही कर लेंगे, ड्रॉ कर दिया। यस सर। ओके बच्चे, लास्ट पार्ट को क्या बोलोगे, डेंट। बोलो, डेंड्राइट्स। ये क्या है, डेंड्रॉन्स। बोलो बच्चे, ये क्या है, डेंड्राइट्स। ये क्या है, डेंड्रॉन्स। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और इस पूरे को क्या बोलोगे, साइटोन। क्या बोलोगे, साइटोन। साइटन नहीं, साइटोन। क्या बोलोगे, साइटोन। ओके, सौतन मत बोल देना। हाँ जी, ये क्या होगा, एक्सोन। क्या होगा, एक्सोन। ये क्या है, माइलिन शीट। क्या है बोलो, माइलिन शीट। क्या है बोलो बच्चे, माइलिन शीट। और ये क्या है, नोड ऑफ रैनवियर। क्या है बच्चे, नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है बच्चे, क्लियर है, समझ आ गई। ये एक्सॉन एंडिंग, टर्मिनल ब्रांचिंग का एक्सॉन एंडिंग, समझ आ गई बेटा। ठीक है, कल का होमवर्क सी एक्सरसाइज वो, कल से बायो बुक लेके आना, बायो भी रिवाइज करो। फिजिक्स की एक्सरसाइज दी, बीमारी को छोड़ के आने हैं, वो देखूंगा।